समरी ऑफ टू किल ए मॉकिंग बर्ड बहुत फेमस बुक है, नॉवेल है। इंट्रोडक्शन है, इसका परिचय है। हार्पर लीज टू किल ए मॉकिंग बर्ड। हार्पर ली का टू किल ए मॉकिंग बर्ड 1960 में जो प्रकाशित हुई, इज ए क्लासिक नॉवेल ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकी साहित्य का एक क्लासिक उपन्यास है। Set in 1930s in the fictional town of Macomb, अल्बामा, जो कि 1930 के दशक में एक काल्पनिक शहर मैकॉम्ब, अल्बामा में स्थापित है। The novel explores themes of racial injustice, morality, social class, and the loss of innocence through the eyes of Scout Finch, a young girl growing up in the racially segregated American South. ये उपन्यास स्काउट फिंच नामक एक युवा लड़की की नज़र से नस्लीय अन्याय, नैतिकता, सामाजिक वर्ग और मासूमियत के नुकसान जैसे विषयों की पड़ताल करता है, जो नस्लीय रूप से विभाजित अमेरिकी यानी दक्षिण में बड़ी हो रही है। अमेरिकन साउथ माने अमेरिका के साउथ साइड में। द स्टोरी फॉलोज हर फादर एटिकस फिंच as he defends a black man, Tom Robinson, who has been falsely accused of raping a white woman. कहानी उसके पिता एटिकस फिंच का अनुसरण करती है, जो एक अश्वेत व्यक्ति टॉम रॉबिन्सन का बचाव करते हैं, जिस पर गलत तरीके से एक श्वेत महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया है। Though through Scott's narrations, Lee masterfully portrays the prejudices, social dynamics, and coming-of-age experiences in a small southern town. स्काउट की कथा के माध्यम से ली कुशलतापूर्वक एक छोटे से दक्षिणी शहर में पूर्वाग्रहों, सामाजिक संरचनाओं और परिपक्वता के अनुभवों को चित्रित करती हैं। The novel also explores themes of empathy and understanding, urging readers to see the world from the perspective of others. यह उपन्यास सहानुभूति और समझ जैसे विषयों की भी खोज करता है, पाठकों से आग्रह करता है कि वे दुनिया को दूसरों के दृष्टिकोण से देखें। प्लॉट समरी, अब देखते हैं कि समरी कैसे प्लॉट की गई है। चाइल्डहुड एंड इनोसेंस, बचपन और उसकी जो मासूमियत है। द नॉवेल इज नरेटेड by Jean Louise Scott Finch, a 6-year-old girl who lives with her older brother Jeremy, या जेम जिसको बोलते हैं, Finch, and their widowed father Atticus Finch in Macomb, Alabama. इस उपन्यास की कथा जीन लुइस यानी स्काउट फिंच द्वारा सुनाई गई है, जो 6 साल की एक लड़की है और अपने बड़े भाई जेरेमी, जिसको जेम कहा गया है, फिंच और विधुर पिता एटिकस फिंच के साथ मैकॉम्ब, अल्बामा में रहती है।
Macomb is a quiet, slow-moving town with deeply ingrained racial and class prejudices. Macomb एक शांत, धीरे धीरे चलने वाला शहर है जहाँ गहरी जमी हुई नस्लीय और सामाजिक वर्ग की पूर्वधारणाएं हैं। Scott's best friend, Charles Baker Dill Harris, visits Macomb each summer, and the three children share adventures together. स्कॉट का सबसे अच्छा दोस्त चार्ल्स बेकर डील हैरिस हर गर्मियों में मैकॉम्ब आता है और तीनों बच्चे मिलकर रोमांचक अनुभव साझा करते हैं। The children's greatest fascination is their mysterious neighbor, Arthur Boo Radley, who lives in a rundown house and is rarely seen outside. बच्चों की सबसे बड़ी जिज्ञासा उनका रहस्यमय पड़ोसी है आर्थर बू रेडली, जो एक जर्जर घर में रहता है और बहुत कम बाहर दिखाई देता है। They dare each other to approach his home. इसके पहले ये लाइन है, rumors circulate that Boo is a reclusive madman, but Scott, James and Dill are determined to lure him out of his house. अफवाहें फैली हुई हैं कि बू एक एकांत प्रिय पागल व्यक्ति है, लेकिन स्काउट, जेम और डिल उसे उसके घर से बाहर निकालने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। They dare each other to approach his home, invent stories about him, and even attempt to leave him notes. वे एक दूसरे को उसकी घर के पास जाने की चुनौती देते हैं, उसके बारे में कहानियां गढ़ते हैं और यहाँ तक कि उसे संदेश छोड़ने की कोशिश करते हैं, कोई नोट्स दे देने के लिए। नोट्स मतलब कुछ लिख करके संदेश देना। एटिकस, a lawyer and a man of strong moral principles, advises his children not to judge others based on rumors. एटिकस, जो एक वकील और सशक्त नैतिक मूल्यों वाले व्यक्ति हैं, अपने बच्चों को सलाह देते हैं कि वे अफवाहों के आधार पर दूसरों का न्याय न करें। He teaches them the importance of empathy, famously stating, वह उन्हें सहानुभूति का महत्व सिखाते हैं और प्रसिद्ध रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं? You never really understand a person until you consider things from his point of view, until you climb into his skin and walk around in it. तुम वास्तव में किसी व्यक्ति को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि तुम चीजों को उसकी दृष्टि से न देखो, जब तक कि तुम उसकी त्वचा में घुसकर उसकी जगह पर चल न सको। Scout and James gradually realized that Boo Radley may not be the terrifying figure they imagined. स्काउट और जेम धीरे धीरे समझते हैं कि बू रेडली वह डरावना व्यक्ति नहीं हो सकता जिसे वे अब तक मानते आए थे। They find small gifts, chewing gum, carved soap dolls, and other trinkets left in the knothole of a tree near Boo's house, suggesting that
Boo is watching over them in his own silent way. वे क्या करते हैं कि बू के घर के पास एक पेड़ के खोखले में छोड़े गए छोटे उपहार, च्युइंगम, तराशी हुई साबुन की गुड़िया और अन्य चीजें पाते हैं जो संकेत देते हैं कि वो अपनी चुपचाप अपनी तरह से उन पर नजर रखे हुए हैं। पार्ट 2 जो है इसका देखते हैं, द ट्रायल ऑफ टॉम रॉबिन्सन। टॉम रॉबिन्सन का ट्रायल है। द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द नॉवेल emerges when Atticus Finch is assigned to defend Tom Robinson, a black man falsely accused of raping Myla Abel, a poor white woman. उपन्यास का मुख्य संघर्ष तब उभरता है जब एटिकस फिंच को टॉम रॉबिन्सन का बचाव करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जो एक अश्वेत व्यक्ति है और जिस पर गरीब श्वेत महिला माइला एबेल के साथ बलात्कार करने का झूठा आरोप लगाया गया है। Atticus accepts the case despite facing hostility from the racist white community of Macomb. एटिकस इस मामले को स्वीकार करता है, भले ही उसे मैकॉम के नस्लवादी श्वेत समुदाय की दुश्मनी का सामना करना पड़ता है। Scott and James face taunts from their schoolmates who insult their father for defending a black man. स्काउट और जेम को अपने सहपाठियों से ताने सुनने पड़ते हैं जो उनके पिता का अपमान करते हैं क्योंकि वे एक अश्वेत व्यक्ति का यानी काले व्यक्ति का बचाव कर रहे हैं। As the trial approaches, tensions in Macomb rise. जैसे जैसे मुकदमे की तारीख नजदीक आती है, मैकॉम्ब में तनाव बढ़ता जाता है। One night, a mob gathers outside the jailhouse to lynch Tom Robinson. एक रात एक भीड़ जेल के बाहर इकट्ठा होती है ताकि टॉम रॉबिन्सन को मार डाला जाए। Atticus stands guard outside the jail, and Scott, unaware of the mob's violent intention, diffuses the situation by recognizing and speaking to Mr. Cunningham, a member of the mob. एटिकस जेल के बाहर पहरा देता है और स्काउट, जो भीड़ की हिंसक मंशा से अनजान है, स्थिति को शांत कर देती है। जब वह भीड़ के सदस्य मिस्टर कनिंघम को पहचानती है और उनसे बात करती है। Her innocence and kindness make the men reconsider their actions and they disperse. उसकी मासूमियत और दयालुता उन लोगों को अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर देती है और वे बिखर जाते हैं। During the trial, Atticus presents a strong defense. मुकदमे के दौरान एटिकस एक मजबूत बचाव प्रस्तुत करता है। He proves that Myla's
injuries were inflicted by her father, Bob Ewell, not Tom Robinson. वह साबित करता है कि महिला की चोटें जो हैं उसके पिता बॉब यूएल ने दी थी, न कि टॉम रॉबिन्सन ने। Atticus argues that Myla, lonely and neglected, attempted to seduce Tom, and when her father discovered her actions, he beat her and falsely accused Tom of rape to cover up the disgrace. एटिकस तर्क देता है कि महिला जो अकेली और उपेक्षित थी, उसने टॉम को बहकाने की कोशिश की, और जब उसके पिता ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो उसने उसे पीटा और बदनामी छिपाने के लिए टॉम पर बलात्कार का झूठा आरोप लगा दिया। Despite overwhelming evidence of Tom's innocence, the all-white jury convicts him. टॉम की निर्दोषता के स्पष्ट सबूत होने के बावजूद पूरी तरह से श्वेत लोगों वाली जूरी उसे दोषी ठहराती है। The verdict devastates Jim, who had believed in the fairness of legal system. यह फैसला जेम को झकझोर कर रख देता है, जिसने अब तक कानूनी व्यवस्था की निष्पक्षता में विश्वास किया था। This moment marks a turning point in James' loss of innocence, as he realizes that racial prejudice is stronger than justice in Macomb. यह क्षण जेम के मासूमियत खोने का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि मैकॉम्ब में नस्लीय पूर्वाग्रह न्याय से भी अधिक शक्तिशाली है। पार्ट 3 जो कहता है द आफ्टरमैथ ऑफ द ट्रायल, ट्रायल के बाद क्या होता है। टॉम रॉबिन्सन अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन बट इज शॉट एंड किल्ड। टॉम रॉबिन्सन जेल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और वो मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। His death symbolizes the deep racial injustice in Macomb and the hopelessness black citizens face under an unfair system. उसकी मौत मैकॉम्ब में गहरे नस्लीय अन्याय और अन्यायपूर्ण व्यवस्था के तहत अश्वेत नागरिकों की निराशा का प्रतीक बन जाती है। Bob Ewell, humiliated by Atticus' defense, seeks revenge. बॉब यूएल जो एटिकस की दलीलों से अपमानित महसूस करता है, बदला लेने की कोशिश करता है। He spits in Atticus' face, harasses Tom Robinson's widow, and ultimately attacks James and Scout as they walk home from a Halloween pageant. वह एटिकस के चेहरे पर थूकता है, टॉम रॉबिन्सन की विधवा को परेशान करता है और अंततः हैलोवीन परेड से घर लौटते समय जेम और स्काउट पर हमला करता है। During the attack, a mysterious figure, Bo Radley, emerges from the shadow and rescues the children, fatally stabbing Bob Ewell in the process. हमले के दौरान एक रहस्यमय व्यक्ति
वो रेडली अंधेरे से निकलकर बच्चों को बचाता है और इस संघर्ष में बॉब यूएल की मौत हो जाती है। शेरिफ Tate decides to protect Bo by claiming that evil fell on his own knife. शेरिफ हेक टेट बो को बचाने का फैसला करता है और कहता है कि ईवेल खुद अपनी ही छुरी पर गिरकर मरा। Scott finally meets Bo, realizing he is not the monster she once feared, but a kind and gentle man who has been watching over them. अंततः स्काउट वो से मिलती है और समझती है कि वह राक्षस नहीं है जिससे वो डरती थी, बल्कि एक दयालु और सौम्य व्यक्ति है जो हमेशा उनकी रक्षा कर रहा था। When she walks Bo home, she stands on his porch and sees the world from his perspective, understanding Atticus' lesson about empathy. जब अबू को उसके घर छोड़ने जाती है तो वह उसके बरामदे पर खड़ी होकर दुनिया को उसकी नज़रों से देखती है और एटिकस के सहानुभूति के पाठ को समझती है। थीम्स एंड एनालिसिस। पहली बात है रेशियल इनजस्टिस, माने जातिगत अन्याय जो है। द ट्रायल ऑफ टॉम रॉबिन्सन एक्सपोजेज द डीप सीटेड रेसिज्म इन मैकॉम। टॉम रॉबिन्सन का मुकदमा मैकॉम में गहराई से फैले हुए नस्लवाद को उजागर करता है। Despite clear evidence of his innocence, he is convicted simply because he is black. इसके बावजूद कि उसके निर्दोष होने के पर्याप्त प्रमाण हैं, फिर भी उसको इसलिए कन्विक्ट किया जाता है कि वह ब्लैक है। ली critiques the racial prejudices of the American South, showing how the legal system is biased against black people. ली इस बात की आलोचना करते हैं कि जो रेशियल प्रेजुडिस है अमेरिकन साउथ में, वो यह दिखाता है कि लीगल सिस्टम, वहाँ का जो कानूनी सिस्टम है वो किस तरह से विरुद्ध है, ब्लैक पीपल के खिलाफ है। मोरल एजुकेशन एंड एम्पैथी। Atticus Finch serves as a moral guide, teaching his children about empathy, integrity, and justice. एटिकस फिंच नैतिकता के शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं और अपने बच्चों को सहानुभूति, ईमानदारी और न्याय के बारे में सिखाते हैं। His famous advice, उनका प्रसिद्ध सलाह क्या है? It is a sin to kill a mockingbird. एक मॉकिंग को मारना क्या है? पाप है। Symbolizes the idea that innocent people should not be harmed. प्रतीकात्मक रूप से यह विचार यह बताता है कि निर्दोष लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। टॉम रॉबिन्सन एंड बो रेडली represent the metaphorical mockingbirds
अब ये क्या है, टॉम रॉबिन्सन और बो रेडली मेटाफोरिकल मॉकिंग बर्ड्स को दर्शाते हैं। इनोसेंट इंडिविजुअल्स हु सफर बिकॉज ऑफ सोसाइटीज प्रेजुडिस, सामाजिक पूर्वाग्रह के शिकार हो जाते हैं ये लोग, इस बात को दिखाता है। लॉस ऑफ इनोसेंस। स्कॉट एंड जेम begin the novel with a childlike innocence, but gradually confront the harsh realities of the world. स्काउट और जेम उपन्यास की शुरुआत बाल सुलभ मासूमियत इनोसेंस के साथ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे दुनिया की कठोर सच्चाइयों का सामना करते हैं। जेम in particular struggles with understanding why justice fails in Tom Robinson case, marking his transition from childhood to adulthood. विशेष रूप से जेम जो है संघर्ष करता है किस बात को, मतलब अंडरस्टैंडिंग व्हाई जस्टिस, सोचता है कि जस्टिस क्यों फेल हो जाता है इस बारे में, जैसे टॉम रॉबिन्सन के केस में। मार्किंग हिज ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, यह उसके संक्रमण काल को, ट्रांजिशन को दिखाता है कि चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आने पे क्या होता है। सोशल क्लास एंड हिपोक्रेसी। मैकॉम्स रिजिड क्लास स्ट्रक्चर अफेक्ट्स हाउ पीपल ट्रीट वन अनदर। मैकॉम की कठोर सामाजिक संरचना लोगों के व्यवहार को प्रभावित करती है। The Evels, despite being poor and uneducated, still hold power over Tom Robinson simply because they are white. The Evels, जो कि गरीब होते हुए भी और अशिक्षित होते हुए भी ज़्यादा शक्तिशाली साबित होते हैं टॉम रॉबिन्सन से, क्योंकि वो लोग वाइट हैं, श्वेत हैं। The novel also criticizes the hypocrisy of good Christians. मतलब इस नावल में ये भी आलोचना का केंद्र है कि दिखावटीपन जो है कि गुड क्रिश्चियन की बात जो की जाती है, टाउन्स पीपल हु प्रीच मोरालिटी बट प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन, कि ऐसे शहर के ऐसे लोग जो कि नैतिकता पे तो बहुत लंबे चौड़े भाषण देते हैं, लेकिन भेदभाव की रीति से अलग नहीं हो पाते, भेदभाव करते हैं। द मिस्ट्री ऑफ बो रेडली। बो रेडलीज कैरेक्टर आर रीइंफोर्सेज। बो रेडली कैरेक्टर आर्क रीइंफोर्सेज द थीम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर्स। वो रेडली का चरित्र यह सिखाता है कि दूसरों को समझना कितना महत्वपूर्ण है। इनिशियली फियर्ड, शुरुआत में क्या है कि डरे हुए थे। ही इज अल्टीमेटली रिवील्ड टू बी ए प्रोटेक्टर एंड फ्रेंड। और अंतोगत्वा क्या साबित होता है कि वह एक प्रोटेक्टर है, संरक्षक है, बचाने वाला है और मित्र है। His story parallels Tom Robinson's as both judged unfairly by society. उसकी कहानी, रॉबिन्सन की कहानी के समांतर चलती है और ये बताती है कि दोनों को समाज द्वारा कितना अनफेयरली ट्रीट किया गया है। कंक्लूजन है इसका, निष्कर्ष क्या है? To Kill a Mockingbird is a profound and thought-provoking novel that explores themes of racial injustice, morality, empathy, and social inequality. कहता है कि टू किल ए मॉकिंगबर्ड एक गहरा और विचारोत्तेजक उपन्यास है जो नस्लीय अन्याय, नैतिकता, सहानुभूति और सामाजिक असमानता के विषयों की
पड़ताल करता है। थ्रू द इनोसेंट एट observant perspective of Scout Finch, Harper Lee exposes the prejudices of the American South while advocating for kindness and justice. मासूम लेकिन सूक्ष्म दृष्टि रखने वाली स्काउट फिंच के नज़रिए से हार्पर ली अमेरिकी दक्षिण के पूर्वाग्रहों को उजागर करती है, जबकि दयालुता और न्याय का समर्थन भी करती है। The novel remains relevant today, continuing to challenge readers to reflect on issues of race, class and human decency. यह उपन्यास आज भी प्रासंगिक बना हुआ है, पाठकों को नस्ल, वर्ग और मानवीय शिष्टता जैसे मुद्दों पर विचार करने की चुनौती देता रहता है। Its timeless message of understanding others before judging them resonates across generations, making To Kill a Mockingbird one of the most important works of American literature. ये बहुत अच्छी लाइन है ये लास्ट में। इसका शाश्वत संदेश क्या है? दूसरों का न्याय करने से पहले उन्हें समझना, यह संदेश है इसका। पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजता रहता है, जिससे टू किल ए मॉकिंगबर्ड अमेरिकी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक बन जाता है।